Hello students, today we learn about sex determination in human। आज हम लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जीव जाति की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, माप और विन्यास निश्चित होता है जो उसका जातीय कैरेक्टर होता है और यह किसी दूसरे जाति के सदस्य से सर्वथा भिन्न होता है। यानी प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, आकृति और माप का एक निश्चित गुणसूत्रों का एक समूह होता है जो उसका कैरियोटाइप कहलाता है। जैसे मनुष्य के प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और यह गुणसूत्र सदैव जोड़े के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और ऐसे गुणसूत्र जो सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, सम गुणसूत्र कहा जाता है। और इस प्रत्येक जोड़े का जो सम गुणसूत्र है उसमें से एक शुक्राणुओं द्वारा पिता से और दूसरा अंडाणुओं द्वारा माता से प्राप्त होता है। और यह जो अंडाणु होते हैं यह अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियल कोशिकाओं में जो oocyte सेल्स होती हैं उस oocytes में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा बनते हैं। और जो स्पर्म अर्थात शुक्राणु होते हैं यह टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप बनते हैं। और जो यह 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी गुणसूत्र यह लगभग आकृति और संरचना में समान होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। इस ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स किसी जीव जाति के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको सोमैटोसोम्स भी कहा जाता है अथवा बॉडीसोम्स कहा जाता है। और यह किसी जीव जाति के दैहिक लक्षण का निर्धारण करते हैं। जैसे आप मनुष्य में ले लें तो यह जो ऑटोसोम्स होते हैं ये निर्धारित करते हैं कि उत्पन्न होने वाली जो संतान है वह काली होगी अथवा गोरी होगी, वह लंबी होगी अथवा बौनी होगी, शरीर पर जो उसके बाल होंगे वह घने होंगे अथवा विरल होंगे, बालों का कलर काला होगा अथवा भूरा होगा, आँखों की जो आइरिस है उसका कलर काला होगा, भूरा होगा अथवा नीला होगा, दांतों का आकार किस तरह से होगा, आँख और नाक, कान, चेहरे का आकार कैसा होगा, चेहरे की फेस कटिंग कैसी होगी। यानी यह दैहिक लक्षणों के निर्धारण करने वाले जीन्स इस ऑटोसोम्स पर होते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं यह हेट्रोसोम्स अथवा एलोसोम्स कहलाते हैं। यह पुरुष में थोड़ा सा दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्त्री होती है उसमें यह दोनों एक समान आकृति और संरचना के होते हैं और स्त्रियों में इसको यक्ष संकेताक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन पुरुषों में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें से एक तो स्त्री के गुणसूत्र के समान ही होता है, परंतु इस जोड़ी का जो दूसरा साथी गुणसूत्र होता है यह इस यक्ष की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए इसको Y अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो पुरुष होता है उसमें
जो कैरियोटाइप है वह 44 ऑटोसोम्स प्लस XY, और जो स्त्री होती है उसका कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम्स प्लस XX होता है। तो इस तरह से हमने आपको यह बताया कि जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है यह पुरुषों में भिन्न होता है एक दूसरे से, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं इसमें 23वीं जोड़ी का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यह दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जब किसी भी जीव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं तो उसके पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, और जो पुरुष होता है उसका मुख्य जनन अंग वृषण होता है। इस वृषण की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक सूत्रवत संरचना बनती है जिसको स्पर्म कहा जाता है, और यह जो स्पर्म है यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जिसको गैमेटोजेनेसिस अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, तो इस टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप स्पर्म्स बनते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दैहिक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र में 22 ऑटोसोम्स प्लस 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह या तो X होते हैं अथवा 22 ऑटोसोम्स या उसमें Y होते हैं। अर्थात जो पुरुष होता है उसमें दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं, एक X क्रोमोसोम युक्त और दूसरा Y क्रोमोसोम युक्त। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उसका मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है, और अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियल कोशिकाओं में गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा मादा गैमिट अर्थात ओवम का निर्माण होता है। चूँकि ओवरी में यह इस जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ओवम का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। यानी oogenesis प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स द्वारा ओवम का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या इस दैहिक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, क्योंकि यह मादा युग्मक हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको बताया है कि नर युग्मक अर्थात स्पर्म्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, और यह जो स्पर्म्स बनते हैं यह दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं, X क्रोमोसोम युक्त 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम युक्त, और दूसरे 22 ऑटोसोम्स प्लस Y क्रोमोसोम युक्त। लेकिन यह जो स्त्रियां होती हैं इसमें हमने अभी आपको बताया है कि यह जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है यह समान होता है, इसलिए इसमें जो ओवम बनते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या तो आधी हो जाती है, परंतु इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वह 22 ऑटोसोम्स प्लस X होते हैं। यानी अंडाशय की से बनने वाले अंडाणुओं अर्थात ओवम में जो oogenesis प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इस प्रत्येक ओवम में 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम होते हैं। अतः जो पुरुष होता है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं। जैसे मैं आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं। यह जो पुरुष होता है इसमें कुल 44 ऑटोसोम्स या आप 22 जोड़े ऑटोसोम्स कह लीजिए, 44 ऑटोसोम्स
प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। यानी पुरुष का कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम्स प्लस XY से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब इसमें गैमेटोजेंसिस, जिसको स्पर्मेटोजेंसिस कहा जाता है पुरुष में, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यह जो सूत्रवत स्पर्म्स बनते हैं यह दो तरह के बनते हैं। एक ऐसे जिसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरे ऐसे जिसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस Y क्रोमोसोम्स होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो पुरुषों की टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको आप गैमेटोजेंसिस कहिए या स्पर्मेटोजेंसिस कहिए, स्पर्मेटोजेंसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो यह स्पर्म्स बनते हैं यह दो तरह के होते हैं, X क्रोमोसोम युक्त और Y क्रोमोसोम युक्त। अर्थात जो यह स्पर्म्स होते हैं यह दो तरह के बने, इसलिए पुरुष को हेटेरोगैमेटिक कहा जाता है, विषम युग्मकी कहा जाता है। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उस जो अंडाणु बनते हैं उसमें किस प्रकार के से क्रोमोसोम्स होते हैं। जो स्त्रियां होती हैं उसका कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम्स प्लस XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें गैमेटोजेंसिस प्रक्रिया, जिसको कि oogenesis कहा जाता है, अंड जनन कहा जाता है, इस क्रिया के फलस्वरूप जो ऑटोसोम्स बनते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी तो हो जाती है, परंतु यह जो क्रोमोसोम्स रहते हैं यह एक में 22 ऑटोसोम्स प्लस X और जो क्रोमोसोम और जो ओवम बनते हैं प्रत्येक ओवम में 22 ऑटोसोम्स तथा X क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अर्थात oogenesis प्रक्रिया द्वारा स्त्री के अंडाशय में oogenesis प्रक्रिया द्वारा जो ओवम बनते हैं प्रत्येक ओवम में 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब यदि यह X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म अंडाणु को निषेचित करता है तो जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है उसका कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम प्लस XX होता है। और ऐसे भ्रूण में जिसमें 44 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम्स जाते हैं, यानी ऐसे ओवम से विकसित होने वाला जाइगोट जो X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म द्वारा निषेचित होता है उसमें उस इम्ब्रियो में अंडाशय विकसित होते हैं और यह जो संतान उत्पन्न होती है यह फीमेल होती है। लेकिन यदि Y क्रोमोसोम युक्त स्पर्म द्वारा ओवम का निषेचन होता है तो जो जाइगोट बनता है इस निषेचन के फलस्वरूप उसका कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम्स प्लस XY होता है और उस जाइगोट से जो इम्ब्रियो विकसित होता है उसमें टेस्टिस बनते हैं और यह नर होता है, यानी उत्पन्न होने वाली संतान वह लड़का होती है। तो जो उसमें नर लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जो नर लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं वह 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करते हैं और 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स किस पर, Y क्रोमोसोम्स पर यह डिपेंड करते हैं। जैसा कि हम अभी आपको बताए हैं कि यह जो स्पर्म्स बने यह X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम युक्त हुए। अब यदि Y क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया है तो उत्पन्न होने वाली संतान जो X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होती है। और यदि Y क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होती है। और
यह ओवम का फर्टिलाइजेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब में होता है और वह ओवम निषेचन के बाद जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है और प्रत्येक जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या पुनः डिप्लॉयड हो जाती है और प्रायः एक जाइगोट से समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा एक ओवम विकसित, एक एम्ब्रियो बनता है और एक एम्ब्रियो से एक संतान उत्पन्न होती है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि यह जो X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें कौन से जीन्स होते हैं जो नर अथवा मादा लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके पहले अभी हमने आपको बताया है, यदि Y क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया है तो उत्पन्न होने वाली संतान में 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स XY होते हैं और उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होती है अर्थात नर होती है। और जो यह हमने अभी आपको बताया है कि जो X क्रोमोसोम होते हैं वह मादा के 23वीं जोड़ी के X क्रोमोसोम जैसे ही होते हैं, लेकिन जो Y क्रोमोसोम होते हैं यह 23वीं जोड़ी के X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा हल्के और कुछ छोटे होते हैं। लेकिन इस Y क्रोमोसोम्स पर एक जीन होता है SRY, सेक्स रीजन ऑफ Y। यह सेक्स रीजन ऑफ Y यानी ऐसे एम्ब्रियो में जिसमें कि ये 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम XY है, उसकी Y क्रोमोसोम पर सेक्स रीजन ऑफ Y अर्थात SRY जीन्स पाए जाते हैं जो इस भ्रूण के 6वें से 7वें सप्ताह में एक्टिव हो जाते हैं और इस SRY जीन्स के प्रभाव से यहाँ TDF अर्थात टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नामक प्रोटीन स्रावित होने लगती है और इस TDF के प्रभाव से एम्ब्रियो जिसमें कि 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम XY है, उसकी एम्ब्रियो की मेडुला से टेस्टिस बनाने वाली कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उसकी मेडुला से टेस्टिस बनने लगता है और इस टेस्टिस से बाद में टेस्टोस्टेरॉन नामक स्रावित होता है जो उस फीटस में नर लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। परंतु यदि पुरुष का X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज किया है तो जाहिर सी बात है कि जो जाइगोट बनेंगे उसमें 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम XX होंगे अर्थात इसका कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम प्लस XX होगा। चूँकि इसमें Y क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, इसलिए इसमें SRY सेक्स रीजन ऑफ Y जीन्स नहीं पाए जाते हैं और जब सेक्स रीजन ऑफ Y जीन्स नहीं पाए जाते हैं तो इसमें TDF का निर्माण नहीं होता है, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नामक प्रोटीन्स नहीं बनती है और इस TDF के न बनने के कारण यानी TDF की अनुपस्थिति के कारण एम्ब्रियो की मेडुला से उसमें अंडाशय विकसित होने लगते हैं और जो उत्पन्न होने वाली संतान है वह लड़की होती है जिसमें कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय होता है। अब आगे चल कर के बहुत सारे गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स के प्रभाव से नर में अलग और स्त्रियों में अलग उसके शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है और किशोरावस्था आते आते तो बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं और इस जो नर लैंगिक हार्मोन्स की सहायता से जो लड़के होते हैं उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उसमें दाढ़ी और मूंछ आ जाना,
काख में बगल में बाल आ जाना, सीने पर बाल आ जाना और जननांगों का अधिक विकास हो जाना और उसमें स्पर्म्स का निर्माण होने लगना और सीमेन का निर्माण होने लगना तथा आवाज़ भारी हो जाना, बोल्ड हो जाना, यह नर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। परंतु जो मादा हार्मोन्स होते हैं जिसको एस्ट्रोजेंस कहा जाता है, इस एस्ट्रोजेंस के प्रभाव से मादाओं में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होते हैं उसमें उनकी आवाज़ मेलोडियस हो जाती है, आवाज़ उनकी पतली हो जाती है, स्तन ग्रंथियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और विकास होने लगता है और उनके कमर भाग चौड़े होने लगते हैं। तो इस तरह से उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होने लगते हैं और उनके आंतरिक प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उसमें मासिक धर्म भी प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से यह मादा के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। मेरे पूरे कहने का मतलब यह है कि जो 23वीं जोड़ी के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें यह वाई क्रोमोसोम ही यह डिटरमाइन करता है कि उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगी अथवा लड़की होगी। यदि यह वाई क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया है तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वह लड़का होती है। यदि एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होती है। यह सेक्स डिटर्मिनेशन में इतना। इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सारे स्तन वर्ग के जंतुओं में, बहुत से पशुओं में होता है, परंतु कुछ जंतुओं में स्थिति इससे थोड़ा सा भिन्न होती है जिसका वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक यू।